तो एक कहानी से शुरू करते हैं। सर आइजैक न्यूटन की। साल था 1720 और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी नाम के एक स्टॉक में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। हाँ, ये कहानी तो कमाल की है। शुरुआत में तो सब ठीक था, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ, लेकिन फिर उन्हें लगा कि बाजार हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने अपने सारे शेयर बेच दिए। एक समझदारी वाला फैसला लगता है ना? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। कुछ ही महीनों बाद जब बाजार और चढ़ा तो न्यूटन लालच में आ गए और फिर से ऊंचे दाम पर बाजार में कूद पड़े। और नतीजा ये कि उन्होंने आज के हिसाब से करीब $3 मिलियन से ज्यादा गंवा दिए। बाद में उन्होंने एक बहुत मशहूर बात कही, मैं तारों की गति की गणना तो कर सकता हूं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। ये अविश्वसनीय है ना? एक ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रह्मांड के नियमों को समझा, वो इंसानी भावनाओं के आगे हार गया। और यही बात हमें सीधे आज के सवाल पर लाती है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या समझदार निवेशक होने का असल मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि जैसा बेंजामिन ग्राहम समझाते हैं, इसका IQ या पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से चरित्र और इमोशनल डिसिप्लिन का खेल है। और यही इसे इतना मुश्किल और दिलचस्प बनाता है। आज हम बेंजामिन ग्राहम के दिए सिद्धांतों के आधार पर समझदार निवेश की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि निवेश और अटकलों में क्या फर्क है, बाजार के इस पागलपन से कैसे निपटा जाए और सबसे जरूरी, खुद को अपनी ही गलतियों से कैसे बचाया जाए। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ग्राहम के मुताबिक निवेश और अटकलें इनमें फर्क क्या है? हम में से कई लोग जो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो निवेश कर रहे हैं, पर क्या वो सच में ऐसा कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और यहीं से ज्यादातर गलतियां शुरू होती हैं। ग्राहम की परिभाषा वो बहुत सख्त है इस मामले में। वो निवेश की 3 शर्तें बताती हैं। ओके। पहली, आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसके बिजनेस का गहराई से विश्लेषण करें। जी। दूसरी, अपने मूलधन की जो पैसा आपने लगाया है उसकी सुरक्षा पक्की करें। और तीसरी, एक संतोषजनक रिटर्न की उम्मीद रखें। अगर ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हो रही तो आप निवेश नहीं कर रहे, आप अटकलें लगा रहे हैं। सीधी सी बात है। एक मिनट, ये संतोषजनक रिटर्न वाली बात थोड़ी क्लियर नहीं है। मेरे लिए जो संतोषजनक है वो शायद किसी और के लिए ना हो। क्या ग्राहम इससे और साफ करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। संतोषजनक से उनका मतलब असाधारण या रातों रात अमीर बनाने वाला बिल्कुल नहीं है। उनका मतलब है एक ऐसा रिटर्न जो सेफ हो, भरोसेमंद हो, जैसे एक अच्छे सरकारी बॉन्ड से मिलता है। अच्छा। वो बेसिकली आपको जुए जैसी मुनाफे के लालच से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अटकलें लगाना तो बस इस उम्मीद पर दाव लगाना है कि कोई दूसरा वो उसी स्टॉक के लिए आपसे ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाएगा, चाहे उस बिजनेस की असल कीमत कुछ भी हो। और वॉल स्ट्रीट पर तो कहावत भी है कि जब कोई खरीद बिक्री करता है तो ब्रोकर तो हमेशा ही पैसा कमाता है। बिल्कुल। अटकलें एक ऐसे कैसीनो की तरह हैं जहां आप खुद को ही हराने के लिए सबसे ज्यादा दांव पर होते हैं। दूसरी तरफ निवेश एक ऐसा अनोखा कैसीनो है जहां अगर आप टिके रहे तो समय और संभावनाएं आपके पक्ष में काम करती हैं। 90 के दशक का जो आखिरी दौर था वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मुझे याद है ऑनलाइन ब्रोकरेज के विज्ञापन टीवी पर आते थे जिसमें कोई बताता था कि स्टॉक ट्रेडिंग से उसने अपना एक पूरा देश खरीद लिया है। हाँ, वो माहौल ही ऐसा बना दिया गया था कि कुछ ही क्लिक्स में हजारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। लोगों का ध्यान कंपनी के बिजनेस से पूरी तरह हट गया था। बस टिकर सिंबल से मतलब था। सिर्फ टिकर सिंबल से। एक बहुत ही मजेदार किस्सा है जूनो ऑनलाइन सर्विसेज का। कंपनी ने घोषणा की कि वे एक ऐसी योजना पर काम करेंगे जिससे उन्हें पक्का नुकसान होगा। हाँ, और ये सुनने के बाद 2 दिनों में उनका स्टॉक आसमान छू गया। किसी ने बिजनेस की परवाह ही नहीं की। ये तो मजाक जैसा लगता है। लोग सिर्फ अक्षर देख रहे थे, कंपनी नहीं। इससे जुड़ा एक और किस्सा स्रोतों में है जो इससे भी ज्यादा अजीब है। कौन सा? ट्रेडर्स टिकर मास्टर ऑनलाइन जिसका सिंबल TMXO था उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन हजारों ट्रेडर्स ने गलती से टेको सर्विसेज जिसका सिंबल TMCO था उसे खरीद लिया। अच्छा। और कुछ ही मिनटों में टेको का स्टॉक लगभग 3 गुना हो गया। कमाल है। और मजे की बात यह है कि जब ये गड़बड़ी सामने आई तब भी कई लोगों ने TMCO को नहीं बेचा। उन्हें लगा कि शायद इसमें भी कोई राज छुपा है। ये भीड़ के पागलपन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है और ये सब ग्राहम की सबसे बड़ी चेतावनी को सच साबित करता है।
निवेशक की मुख्य समस्या और यहाँ तक कि उसका सबसे बुरा दुश्मन वो खुद होने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो जब ग्राहम गहन विश्लेषण की बात करते हैं तो उनका असल में क्या मतलब है? क्या हमें एक सफल निवेशक बनने के लिए मतलब अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, गहराई से विश्लेषण सिर्फ आंकड़े देखना नहीं है। इसका मतलब है कंपनी के मैनेजमेंट को समझना, उसके कॉम्पिटिटर्स को जानना और ये सोचना कि क्या इस बिजनेस में अगले 10-20 साल तक टिके रहने की क्षमता है। क्या इसके पास कोई ऐसा स्थायी फायदा है जिसे कोई और आसानी से कॉपी नहीं कर सकता? मतलब आप एक बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं, लॉटरी का टिकट नहीं। ये TMXO और TMICO वाली घटना तो वाकई पागलपन है। ये दिखाता है कि भीड़ कितनी आसानी से तर्क खो सकती है। लेकिन क्या इस पागलपन में कोई पैटर्न है? ग्राहम ने इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका सुझाया है, मिस्टर मार्केट का। मिस्टर मार्केट, ये शायद ग्राहम का सबसे पावरफुल आइडिया है। कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। वो बहुत मनमौजी है। मनमौजी? हाँ, हर दिन वो आपके पास आता है और आपको अपने शेयर खरीदने या बेचने के लिए कीमत बताता है। कभी वो बहुत ज्यादा उत्साहित और लालची होता है और बहुत ऊंची कीमत लगाता है, और कभी वो बहुत निराश और डरावा हुआ होता है और बहुत ही कम कीमत पर सब कुछ बेचने को तैयार रहता है। तो एक समझदार निवेशक के लिए संदेश ये है कि मिस्टर मार्केट के मूड को खुद पर हावी न होने दें। बिल्कुल। जब वो बहुत लालची होकर ऊंचे दाम दे रहा हो तो उसे बेचने पर विचार करें, और जब वो डर कर सब कुछ सस्ते में बेच रहा हो तब उससे खरीदने का मौका देखें। एग्जैक्टली। और यहीं पर सबसे बड़ा और थोड़ा अजीब लगने वाला सच छुपा है। बाजार की ये इमोशनल अस्थिरता एक निवेशक की सबसे बड़ी संपत्ति है। अच्छा। हाँ, मिस्टर मार्केट सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। वो एक मनमौजी बिजनेस पार्टनर है जो घबराहट में आकर आपको नियमित रूप से अविश्वसनीय सौदे ऑफर करता है। आपको उसके मूड का फायदा उठाना है, उसकी नकल नहीं करनी। उसे अपना मालिक नहीं बल्कि अपना नौकर बनाना है। लेकिन ये तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति के एकदम खिलाफ है। जब सब बेच रहे होते हैं तो डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जरूरी खबर है जो सिर्फ हमें नहीं पता। कोई इस डर पर कैसे काबू पाए, ये सबसे मुश्किल काम है। रिसर्च बताती है कि वित्तीय नुकसान का दर्द उतने ही बड़े वित्तीय लाभ की खुशी से दोगुना ज्यादा होता है। हमारा दिमाग नुकसान से बचने के लिए बना है, इसीलिए इमोशनल कंट्रोल सबसे जरूरी है। जब बाजार गिरता है तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आप अपने घर की कीमत हर मिनट चेक नहीं करते। तो फिर अपने निवेश पोर्टफोलियो की कीमत हर मिनट क्यों जांचें? मिस्टर मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव से परेशान होना मतलब अपने ही फायदे को नुकसान में बदलना है। इंकटमी कॉर्पोरेशन का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। मार्च 2000 में इस इंटरनेट सॉफ्टवेयर कंपनी का शेयर $231 पर था, लेकिन 2.5 साल बाद सितंबर 2002 में वही शेयर सिर्फ 25 सेंट का रह गया। सोचिए जरा। मुझे ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। इंकटमी का बिजनेस तो चल रहा था, रेवेन्यू भी आ रहा था, तो फिर निवेशक अचानक उसे इतना बेकार क्यों समझने लगे? सिर्फ मूड बदलना इतना बड़ा फर्क कैसे ला सकता है? क्योंकि बिजनेस की असलियत नहीं, बल्कि बिजनेस के बारे में कहानी बदल गई थी। 2000 की शुरुआत में कहानी थी कि इंटरनेट सब कुछ बदल देगा और इंटमी जैसी कंपनियां भविष्य पर राज करेंगी। हाँ, वो .com का दौर था। उस कहानी के लिए निवेशक कंपनी के रेवेन्यू का 250 गुना चुकाने को भी तैयार थे। लेकिन 2002 के अंत तक .com बुलबुला फूट चुका था और कहानी बन गई कि ये सभी कंपनियां बेकार हैं। तब निवेशक रेवेन्यू का सिर्फ 0.35 गुना ही देने को तैयार थे। बाप रे। कंपनी वही थी, रेवेन्यू भी आ रहा था। बदला क्या था? सिर्फ मिस्टर मार्केट का मिजाज। समझदार निवेशक कहानी पर नहीं, हकीकत पर ध्यान देता है। ठीक है, तो ये साफ है कि हमें मिस्टर मार्केट के मूड का गुलाम नहीं बनना है और अटकलों से दूर रहना है। लेकिन एक आम रक्षात्मक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? उसे असल में करना क्या चाहिए? अपनी सुरक्षा कैसे करे? यहाँ ग्राहम एक बहुत ही सिंपल लेकिन शक्तिशाली नियम देते हैं। वो कहते हैं कि एक निवेशक को अपनी संपत्ति का कम से कम 25% और ज़्यादा से ज़्यादा 75% ही स्टॉक्स में रखना चाहिए। बाकी का हिस्सा बॉन्ड्स और कैश जैसी सुरक्षित जगहों पर होना चाहिए। ये दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर एक धारणा है कि 100 में से अपनी उम्र घटाएं और उतना प्रतिशत स्टॉक में लगाएं, लेकिन ग्राहम का नियम उम्र पर आधारित नहीं लगता। सही कहा आपने।
ग्राहम का मानना है कि ये निवेशक के स्वभाव और रिस्क सहने की क्षमता पर निर्भर करता है, ना कि उसकी उम्र पर। अच्छा। एक 25 साल का युवा जो अगले 5 साल में घर खरीदने के लिए बचत कर रहा है, उसे एक 80 साल के अमीर व्यक्ति से ज्यादा सुरक्षित निवेश की जरूरत हो सकती है। वो बॉन्ड और कैश को एक साहस की गद्दी या करेज कुशन कहती हैं। करेज कुशन? हाँ, जब बाजार बुरी तरह गिरता है तो यही सुरक्षित पैसा आपको हिम्मत देता है कि आप डर कर अपने स्टॉक ना बेचें। ये आपको अनुशासित रहने में मदद करता है। लेकिन 25% से 75% की रेंज तो बहुत बड़ी है। एक निवेशक ये कैसे तय करे कि उसके लिए सही क्या है? मान लीजिए बाजार बहुत महंगा लग रहा हो, तो क्या उसे 25% पर चले जाना चाहिए? बिल्कुल, यही इस नियम की खूबसूरती है। ये आपको एक अनुशासित तरीके से मिस्टर मार्केट का फायदा उठाने की अनुमति देता है। जब आपको लगे कि बाजार बहुत ज्यादा आशावादी है और कीमतें बहुत ज्यादा हैं, मतलब मिस्टर मार्केट बहुत लालची है, तो आप धीरे धीरे अपने स्टॉक का हिस्सा 25% की ओर ले जा सकते हैं। और जब बाजार में निराशा हो? हाँ, और जब बाजार में निराशा हो, कीमतें गिरी हुई हों, यानी मिस्टर मार्केट डरा हुआ है, तो आप अपने स्टॉक का हिस्सा बढ़ाकर 75% की ओर ले जा सकते हैं। ये आपको खुद के लालच और डर से बचाता है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाते समय एक और खतरा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। स्रोतों में इसे पैसे का भ्रम या मनी इल्यूजन कहा गया है। ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक जाल है। मान लीजिए 1 साल में 4% मुद्रास्फीति है और आपकी सैलरी 2% बढ़ती है। असल में आपकी खरीदने की शक्ति 2% कम हो गई है, लेकिन क्योंकि आपको 2% की बढ़ोतरी मिली है, आप अच्छा महसूस करते हैं। सही बात है। वहीं अगर मुद्रास्फीति 0 हो और आपकी सैलरी में कोई बदलाव ना हो, तो आपको बुरा लगेगा, जबकि असल में आपकी वित्तीय हालत पहले वाले मामले से बेहतर है। हम सिर्फ नॉमिनल नंबर देखते हैं, असल वैल्यू नहीं। मतलब बैंक में रखा पैसा या कम ब्याज वाले निवेश भी असल में घट सकते हैं अगर महंगाई दर ब्याज दर से ज्यादा हो। इन्फ्लेशन चुपचाप हमारी संपत्ति को खा जाती है। बिल्कुल। एक समय था जब बैंक डिपॉजिट पर 11% का रिटर्न बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अगर उस समय मुद्रास्फीति 13% थी, तो आप असल में हर साल 2% पैसा खो रहे थे। ओह। इसी खतरे से बचने के लिए ग्राहम के समय के बाद अब 2 नए और बहुत उपयोगी साधन उपलब्ध हो गए हैं। पहला है REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। REITs? हाँ, ये ऐसी कंपनियां हैं जो रियल एस्टेट संपत्तियों की मालिक होती हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो आमतौर पर किराया और प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ती हैं, जिससे ये एक अच्छी सुरक्षा देते हैं। और दूसरा साधन क्या है? दूसरा है टिप्स यानी ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। ये सरकार द्वारा जारी किए गए खास बॉन्ड होते हैं। इनकी खासियत ये है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इन बॉन्ड का मूलधन भी अपने आप बढ़ जाता है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि आपको मिलने वाला ब्याज भी बढ़े हुए मूलधन पर मिलता है। ये आपकी संपत्ति को महंगाई के असर से बचाने का एक बहुत ही सीधा और कारगर तरीका है। तो इन सभी स्रोतों और चर्चा से मतलब सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है? अगर हमें 3 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे क्या होंगी? मुझे लगता है पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि समझदारी से निवेश करना दिमाग से ज्यादा चरित्र का खेल है। इमोशनल अनुशासन और धैर्य किसी भी जटिल वित्तीय विश्लेषण से कहीं ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो है मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना नौकर बनाना। बिल्कुल। उसके रोज के मूड स्विंग से प्रभावित होने के बजाय उसके डर और लालच का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। उसकी घबराहट आपके लिए एक अवसर है। और तीसरा, शायद सबसे मुश्किल, अटकलों के रोमांच से बचना और एक अनुशासित सोची समझी रणनीति पर टिके रहना। जल्दी अमीर बनने की कोशिश में अक्सर लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। एक स्थायी और भरोसेमंद तकनीक ही लंबे समय में काम आती है, भले ही वो थोड़ी बोरिंग लगे। सर आइजैक न्यूटन की कहानी पर वापस लौटते हैं। ये सोचना कितना आश्चर्यजनक है कि मानव इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक भीड़ के मनोविज्ञान का शिकार हो गया और मूर्खों की तरह काम कर बैठा। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि निवेश में सबसे बड़ी लड़ाई बाजार या दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। ये बिल्कुल सही है। और इसी लड़ाई में निवेशकों की मदद करने के लिए ग्राहम एक बहुत ही अनोखा सुझाव देती हैं। वो कहती हैं कि हर निवेशक को एक मालिकी अनुबंध या ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ये क्या है?
ये एक तरह का खुद से किया गया वादा है, जहां आप लिखते हैं कि आप एक निवेशक हैं, अटकलबाज नहीं, और आप बाजार के मूड के आधार पर अपने फैसले नहीं बदलेंगे। ये एक दिलचस्प विचार है। इससे एक आखिरी सवाल मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। अगर हर किसी को निवेश करने से पहले ऐसे किसी व्यक्तिगत अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, मतलब अनिवार्य कर दिया जाए, जहां वे अपनी रणनीति और अनुशासन के लिए खुद को जवाबदेह ठहराएं, तो क्या इससे लोगों के वित्तीय व्यवहार में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है?